नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने हिंदी का एक सीरीज चालू किया था ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। कुल टोटल 100 प्रश्न होंगे सेट वन में, जिसमें से 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन हमने पार्ट वन पार्ट टू करके बनाया था। आज उसी का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 52 से 75 तक करेंगे। तो देखिए, जो लोग अभी चैनल पे नए जुड़े हैं वो पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों को परीक्षा में बहुत सारा फ़ायदा होने वाला होगा, क्योंकि जब आप परीक्षा का क्वेश्चन देखिएगा तो एज इट इज़ आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही देखने को मिलेगा। मैं जल्द जल्द और वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्द ही पूरा कर दूं। आप लोगों को जनवरी से पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को उधर फरवरी में करीब 16 दिन बचेगा पढ़ने के लिए। आप लोग रिवीजन करिएगा, सिर्फ वीडियो भी देख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए, मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि और मैं वीडियो डालूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब देखिए, जो अपना अगला क्वेश्चन है उसके ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 52वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन जब देखिएगा तो वहाँ साफ साफ पीडीएफ आया नहीं है स्क्रीन पे। जैसे आप थोड़ा सा मोबाइल तिरछा करिएगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाएगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कहीं कहीं, तो थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए है तो, ऑप्शन बी है तो हलंत, ऑप्शन सी है उत, और ऑप्शन डी है अक्त या कत, जिसको पढ़ते हैं डी नंबर में। तो देखिए, भू जोड़ अक्त या कत, जिसको जो पढ़ना होता है, कोई कोई कत पढ़ता है, कोई कोई अक्त पढ़ता है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा भूत। तो इसमें क्या हो जाएगा, कत प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 53वां नंबर क्वेश्चन, अन्याय शब्द का विशेषण क्या है। तो ऑप्शन ए है अन्यायी, ऑप्शन बी है अन्नीन, ऑप्शन सी है अन्यायी, ऑप्शन सी है अन्यायु। तो देखिए, अन्यायी शब्द का विशेषण जो होगा यहाँ पे अन्यायी हो जाएगा, अन्यायी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 54वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक ने किस पद में दिया गया है। ऑप्शन है प्रथम पद, ऑप्शन बी है द्वितीय पद, ऑप्शन में अब देखिए नीचे आगे जो होगा ऑप्शन वो ऑप्शन के आधार पर चलेंगे। लेकिन देखिए ये जो लिखा गया है, ये राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक ने किस पद में दिया है, तो ये हमारे अ, हिंदी में काव्य है राम बिना बिरथे जग जन्मा, उससे लिया गया है और इसके लेखक गुरु नानक जी हैं। इसमें दो ही पद है, जिसमें प्रथम पद में इन्होंने राम के बारे में बताया है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नीचे जो भी ऑप्शन हो उससे क्या लेना देना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कर्म कांड के पूजा, देखिए बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया, तो प्रथम पद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, इसमें तृतीय पद भी है और डी इनमें से कोई नहीं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आशा दीवार की रचना किसकी रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है। तो जैसे ही आप लोग राम नाम बिरथे जोग जन्मा जब पढ़िएगा तो उसमें जो गुरु नानक जी का अगर जीवनी पढ़िएगा तो वहाँ आप लोगों को ये पता होगा कि वहाँ पे उनके कवि परिचय में या रचनाओं में जब आप देखिएगा तो वहाँ पे आशा दीवार, और एक है जपूजी, और एक है रहीरास, इस तरह से, और सोहिला, इस तरह से कुछ उनकी रचनाएं हैं। ये आप लोग वहाँ पे देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, तलविंडी जिला नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका देखिए आशा दीवार किसकी रचना है, तो गुरु नानक जी की हो जाएगा। और गुरु नानक जी की एक ही नहीं था, अभी जैसे बोले जप्पू जी और रही रहीरास और सोहिला, ये सारी रचना थी, तो उसमें से आशा दीवार पूछा गया है तो हो जाएगा गुरु नानक का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिखा शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि है, चोटी है, व्यर्थ है, पहचान है। तो शिखा का मतलब जानते हैं, शिखर चोटी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है प्रेमघन, ऑप्शन डी है गुरु नानक। देखिए प्रेम आयनी श्री राधिका जब पढ़िएगा इसमें भी दो पार्ट है, एक प्रेम आयनी श्री राधिका और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर बारो। ये जो पढ़िएगा इसके रचनाकार बस रसखान है, रसखान साहब को यहाँ पे टिक करिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपके ये सारे बुक से क्वेश्चन लिया गया है, तो आप बुक भी पढ़िए क्योंकि बुक से तो बहुत सारा क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो देखिए ये भी उसी मतलब प्रेम आयनी श्री राधिका से ही लिया गया है जिसके पद के रचनाकार रसखान है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो ये भी हो जाएगा उन्हीं का, रसखान का। और देखिए रसखान जी ने जो भक्ति का गुणगान किया है वो कृष्ण की भक्ति को लेके किया है, और गुरु नानक ने जब किया है तो गुरु नानक ने श्री राम को लेके भक्ति का गुणगान किया है। तो यहाँ पे रसखान नहीं है ऑप्शन में, तो रसखान लिख लीजिएगा, रो सो खा का न खान जहाँ भी आ जाए, सवैया उन्हीं की, सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है उन्हीं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे अगले स्लाइड पे आएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी रसखान दिख रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर उस पहले क्वेश्चन का डी ही हो जाएगा। चूँकि देखिए पीडीएफ में थोड़ा कट कट जा रहा है, सही से सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है? देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में किसने कहा था? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, ऑप्शन सी है विनोद कुमार शुक्ल ने, इनमें से कोई नहीं डी। तो देखिए ऐसा जो बात बोलने वाला था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। जैसे देखिए घनानंद जी जो लिखे थे वो कविता, वो पद ही था अति सुधो स्नेह को भारग है, और मो आंसू वाहिनी ले बरसो, ये जो है ये घनानंद जी के द्वारा लिखा गया था आपके पुस्तक में, तो कहीं ना कहीं उसी में ये जिक्र किया हुआ है। तो 60वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो ये दूसरा जो हिस्सा है ना, मो आंसू वाहिनी ले बरसो, ये उस पद के भाग से लिया गया है। पद दो ही पद है इसमें, एक पद में पहला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा है माँ आंसू वाहिनी ले बरसो, ये दूसरा है। तो ये जो दूसरा वाला भाग से दूसरे में ही लिया गया है। आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? अपने घर के आंगन में, पड़ोसियों के आंगन में, सुजान के आंगन में, और डी है माँ के आंगन में। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुजान के आंगन में। चलिए नेक्स्ट, ये सारे कविता से लिया गया क्वेश्चन आप लोगों का। कवि और काव्य, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? ऐसा कौन सा कवि है, इनका कहने का मतलब यही है कि ऐसा कौन सा कवि है कि कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भरतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानते हैं? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है कुंवर नारायण, ऑप्शन डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए ये सुकुमार कवि भी, प्रकृति की सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर्ण धुली
शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन बी है जीवनानंदन दास की, ऑप्शन डी है अनामिका की, सी है अनामिका की, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत की। तो देखिए 62 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी है सुमित्रा नंदन पंत, ये सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो आपके पाठ्य पुस्तक में गोदलू में भारत माता ग्राम वासनी जो कविता है इनके द्वारा लिखा गया है। इनकी देखिए बहुत सी रचनाएं थी। अब जब वहाँ पे कवि रचना में पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको स्वर्ण धूलि भी मिलेगा और स्वर्ण किरण भी मिलेगा, युगपथ भी मिलेगा, चितंबरा भी मिलेगा, बहुत सारा है, गुंजन, पल्लव, बीना, उच्छावास, युगांत, युगवाहिनी, ग्राम्या, बहुत सारे हैं जो कि इनकी रचनाएं हैं। तो उनमें से देखिए स्वर्ण धूलि भी है और स्वर्ण किरण भी है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए इसका डी हो जाएगा। हमें लगता है थोड़ा सा हमसे कुछ मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 61 में गलती से टिक लग गया सुमित्रा नंदन पंत, इस पे सुमित्रा नंदन पंत होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा। देखिए जीवन दोनों क्षेत्र में भरतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानने वाले जो थे ना, वो बद्री नारायण प्रेमघन जी थे। अगर मैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो ये देखिए इन्होंने आपके स्वदेशी को लिखा है। स्वदेशी जो आपकी कविता है, जब पद्य पाठ में चलिएगा तो इसमें चौथा नंबर जो कविता आएगा स्वदेशी है, तो वही लिखा है। और ये जो है अगर इनकी बात करें तो इनके लेखक के परिचय में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है वे काव्य जीवन और जीवन दोनों के क्षेत्रों में भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ये एज इट इज लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही हो जाएगा। और ये जो 61 नंबर का हमने ए नंबर ऑप्शन कराया था ये गलत है, इसको आप लोग टिक नहीं करिएगा। और देखिए इनके बारे में कुछ बात करें हम लोग, तो ये भरतेंदु युग के प्रमुख कवि थे बद्री नारायण प्रेमघन। इनका जो जन्म हुआ था वो जो हुआ था उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। और इनकी बहुत सारी रचनाएं भी है, उतनी रचनाओं को हम तो ना बोल सकेंगे। जैसे प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित एक रचना है, और भी है भारत सौभाग्य तथा समागमन, ये सब प्रसिद्ध नाटक है। और एक काव्य है जीर्ण जनपद। तो ये बहुत सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। काव्य परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, तो मैंने अपनी गलती सुधारा, आप लोग भी देखिएगा। यहाँ पे स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। और सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता ग्रामवासिनी आप लोगों भारत माता लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जीवनानंदन दास की, ऑप्शन बी है कुंवर नारायण की, ऑप्शन सी है रसखान की, और ऑप्शन डी है बीरेन डंगवाल की। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कुंवर नारायण की, क्योंकि देखिए आत्मजयी नामक काव्य प्रबंध काव्य जो है वो कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। और अब जब पढ़िएगा हिंदी का गोदलू, तो वहाँ पे आप लोगों को 8वां नंबर जो कविता है एक वृक्ष की हत्या, तो वो कुंवर नारायण जी की ही द्वारा लिखा गया है। जब उनकी रचनाओं के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ लिखा होगा बहुत सारी रचनाओं इन्होंने की है। एक आत्मजयी भी इनके द्वारा काव्य खंड या खंड काव्य है जो इन्होंने लिखा है, जिससे इन्होंने नचिकेता की प्रसिद्ध कथा को प्राचीन और अर्वाचीन मूल्यों में टकराहट के द्वारा प्रस्तुत किया है। एक तरह से कहिए आत्मजयी जो है ये नचिकेता जो था ना उनकी कहानी है। नचिकेता था एक लड़का बालक जो कि अपने पिता की आज्ञा के कारण कहा जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, वो मृत्यु लोक चला जाता है। तो इस तरह की कुछ कहानी है, जब वहाँ पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। शायद ये बुक आत्मजयी जो है 7वीं कक्षा में भी बुक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है भारत माता, ऑप्शन बी है
स्वदेशी, ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी स्वदेशी। अब देखिए, ये जो है सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये रामधारी सिंह द्वारा लिखा हुआ पंक्ति है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनतंत्र का जन्म जो लिखा है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उसी में ये पंक्ति है, दो राह समय के साथ का धर्रर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये उसी के द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जहाँ भी होगा, जिस ऑप्शन में धारी सिंह दिनकर, धारी सिंह दिनकर। देखिए, चूंकि पीडीएफ में ये कट जाता है, जब आगे हम पीडीएफ दिखाएंगे आप लोगों को तो हो सकता है कि इसमें कट जाए, तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर आप लोगों को लिख दिए, आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे अगले स्लाइड पे आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए तो यहाँ पे कट गया है, जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो ऑप्शन ए है मानव की, तो मानव की ही ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हिरोशिमा में एक बम गिराया गया था जो मानव के लिए बहुत हानिकारक हुआ था, मानव की जिंदगी को तारोतार करके रख दिया था। ये यहाँ पे एक मनुष्य, मानव की कुकृति को भी दर्शाया गया था कि कैसे मनुष्य जो है एक हत्यारे के रूप में सामने आया है और अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों तबाह करने पे तुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो जब देखिएगा आप वहाँ पे मनुष्य, वृक्ष, सैनिक, इनमें से कोई नहीं। जो वृक्ष है उसको एक सैनिक की, बूढ़ा हो गया है वो वृक्ष, उसकी ज़्यादा टहनियाँ नहीं है, वो उसके ऊपर से सारा टूट गया है, ऊपर में थोड़ा सा पत्ती बाकी है और उसका जो डाली है वो हाथ पैर की तरह काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वृक्ष की बात कर रहा है, तो वृक्ष ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या जो है, इसमें कवि ने किसको चौकन्ना रहता, कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष रहता है। और जैसा कि आपको पता है एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, हम लोग आपके लिए छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? देखिए यहाँ पे आ ही गया नाम, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, कवि बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल जो है ये इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1944। तो देखिए हमको जहाँ तक याद है ना, ये इनका जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। जब आप लोग कवि का पाठ परिचय पढ़िएगा तो वहाँ आपको ये साफ साफ अक्षरों में देखने को मिलेगा। 1927 या 1947, नहीं 1947 ही है, सॉरी ये गलत हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 1947 होगा। और ये कवि बीरेन डंगवाल का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ। उत्तरांचल प्रदेश, जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, अभी टिहरी गढ़वाल के जिला अंतर्गत कृतिनगर में 1947 में ही हुआ था। तो आपके देखिए बुक में जो है हमारी नींद से ये लिया गया है। हमारी नींद जब पढ़िएगा तो वहाँ कवि परिचय में ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा बीरेन डंगवाल के द्वारा। तो 1947 ही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 68 नंबर का ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे आ ही गया, हमारी नींद। हमारी नींद किसने लिखा है? बीरेन डंगवाल जी ने। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसके बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया है? हमारी नींद कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया है? ऑप्शन ए है पौधा, ऑप्शन बी है डाली, ऑप्शन सी है अंकुर, ऑप्शन डी है फूल। देखिए जब आप कविता की पहली ही पंक्ति पढ़िएगा ना, तो वहीं ये जिक्र किया गया है कि जब जिस प्रकार बीज अंकुरित होकर अपने कोपलों को बाहर निकालने के लिए धकेलना शुरू कर देता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भाव मूर्ति रूप प्रदान करने के लिए प्रेरित करने लगता है।
यानी कि आपको कहीं ना कहीं अंकुर इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 70वां नंबर क्वेश्चन। किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? जब आप काव्य विशेषता में पढ़िएगा तो वहाँ आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा कि दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। दुष्चक्र में सृष्टा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी दुनिया में कवि ने कहा, स्याही ताल, ये सब कुछ नहीं है। दुष्चक्र में सृष्टा, इस चीज के लिए इन्हें क्या दिया गया, ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा नवाजा गया। यानी कि इसे हम कहें तो मतलब इन्हें जो है दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा दिया गया था। और एक पुरस्कार दिया गया था, इनका नाम याद रखिएगा। इसी दुनिया में ये एक साहित्य है, पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया था। कभी पूछा जाए इसी दुनिया में कौन सा पुरस्कार दिया गया था बीरेन डंगवाल को, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन की जब बात करेंगे हम लोग, तो आप लोगों को थोड़ा पीडीएफ जो है साफ साफ दिखाई तो नहीं देता होगा, लेकिन आप लोग जब थोड़ा मोबाइल को टेढ़े करके देखिएगा तो आप लोगों को दिखाई दे देगा। ऐसे मैं पढ़ देता हूँ। आज पीडीएफ जो है वो सही से फिट नहीं हो पा रहा है, अगली बार से मैं कोशिश करूँ कि अच्छे से ये ठीक हो जाए। देखिए 71वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रीत्व का मानव चित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं। कहा है, देखिए स्त्री तत्व है, यहाँ पे देखने में आप लोगों को नहीं लग रहा है। स्त्री तत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रेनर मारिया रिल्के की, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी है कुंवर नारायण की, ऑप्शन डी है अनामिका की। तो यहाँ पे देखिए अक्षर ज्ञान जो 10वां नंबर कविता है वो अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है। ये इन लेखिका के द्वारा एक स्त्रीत्व का मानव चित्र जो कि एक आलोचना है, ये संपादन करती है। और मतलब अनामिका जी के द्वारा ही ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनामिका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 72वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवयित्री अनामिका का जन्म स्थल कहाँ है? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इनके जन्म के बारे में भी पढ़ना चाहिए। कवि का परिचय चाहे पद्य हो चाहे गद्य हो, सारा आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मैं बता दूं, अनामिका जी जो रहने वाली थी वो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली थी। इनका जन्म जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? अब देखिए श्रीनिवास जो है वो आप लोग जब वर्णिका पढ़िएगा तो वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये लेखक श्रीनिवास जी के बारे में जब पढ़िएगा तो आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक वर्णिका में दिया है, सेकेंड हिंदी जिसको कहते हैं, वर्णिका में दही वाली मगम्मा जब पढ़िएगा तो वहाँ इनके लेखक के परिचय के बारे में पढ़िएगा। तो वहाँ ये सब शब्द एज इट इज लिखा गया है कि इनकी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया। और इनकी कहानी का संकलन क्या था? सगन्ना कैथेगलू। यानी कि जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ये सगन्ना कैथेगलू, याद एक बार फिर से रखिएगा, सन्ना कैथेगलू के द्वारा किया गया था। और कब? तो 1968। मैं एक बार लिख देता हूँ, 100 संजुक नोआ का सन्ना के नहीं होगा, यहाँ पे देखिएगा कथे गुलू, ये याद रखिएगा। थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक ना लगे तो आप लोगों को लिख दिया हमने सन्ना कैथे गुलू।
इसके लिए 1968 में, कब, तो 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और देखिए ये जो थे एक संस्कृत कवि भी थे, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, ये संस्कृत कवि भी थे, तो संस्कृत के क्षेत्र में भी इनको पुरस्कार मिला था। और ये जो 2000 ईस्वी में था, इनको एक और पुरस्कार मिला गया। इन्होंने संस्कृत में एक काव्य रचा था, महाकाव्य रचा था, जिसका नाम था श्री शेखरेंद्र सरस्वती विजयम, जो 2000 में भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग 75 नंबर तक ही क्वेश्चन करेंगे। 74वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है। जब देखिएगा आप लोग वहाँ दही वाली मगम्मा कहानी जब पढ़िएगा ना, तो ये भी पूछा जाएगा ये कैसी कहानी है, कहाँ से लिया गया है। तो मैं बता देता हूँ कि दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ कहानी है, और ये लिया जो गया है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। और इस कहानी का जो अनुवाद है वो B.R. नारायण जी ने किया है। तो इसमें जो ऑप्शन है B.R. नारायण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। ईश्वर पेटलीकर, बी सातकौड़ी होता, सी सुजाता, डी सावरदैया। तो ये देखिए बर्निका से लिया गया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सातकौड़ी होता। ढाते विश्वास किसने लिखा है, सातकौड़ी होता ने। आज हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें नेक्स्ट 75 क्वेश्चन पूरा करवाएंगे। आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।